नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए सुजाता की अतृप्त आत्मा। लंबे अरसे बाद मैं एक सेमिनार में भाग लेने देहरादून आया हुआ था। सेमिनार समाप्त होने के बाद मैं अपने पुराने कॉलेज को देखने का लोभ संभरण नहीं कर सका और अगले दिन सुबह 10 बजे कॉलेज की ओर जाने वाली बस में बैठ गया। बस में बैठते ही अतीत की स्मृतियां मेरी आंखों के सामने चलचित्र की भांति चलने लगी। आज से लगभग 20 साल पहले मेरी पहली नियुक्ति देहरादून से लगभग 60 किलोमीटर दूर पर्वतीय क्षेत्र के इसी कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में हुई थी। उस समय मेरी उम्र यही कोई 23-24 साल रही होगी। जब मैं यहाँ ज्वाइन करने आया था तो कॉलेज पहुँचते पहुँचते 4 बज गए थे। अधिकांश शिक्षक और छात्र जा चुके थे, मगर प्रधानाचार्य और बड़े बाबू मिल गए, इसलिए मेरी ज्वाइनिंग उसी दिन हो गई थी। कॉलेज से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा था। कॉलेज के अधिकांश शिक्षक और कर्मचारी वहीं रहते थे। उन लोगों ने मुझे भी एक कमरा किराए पर दिला दिया। मुझे कॉलेज में ज्वाइन किए 3 दिन हो गए थे। घर से लगभग 400 किलोमीटर दूर इस छोटे से कस्बे में अनजाने लोगों के बीच में मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। घर की याद बहुत सताती, मगर क्या करता, सर्विस तो करनी ही थी, इसलिए मजबूरी थी। ग्रामीण क्षेत्र का कॉलेज होने के कारण वहाँ को एजुकेशन थी और छात्र छात्राएं दोनों पढ़ते थे। अधिकांश छात्र छात्राएं आसपास के छोटे छोटे गांव से और इस कस्बे से आते थे। कॉलेज में छात्र छात्राओं की संख्या अच्छी थी और वहाँ पढ़ाई का माहौल था। इस छोटे से कस्बे में न कोई होटल था और न ही रेस्टोरेंट, इसलिए चाय नाश्ता और खाना मुझे अपने आप ही बनाना पड़ता। इन कारणों से 3 दिन में कॉलेज में समय से नहीं पहुंच पाया था। आज मैंने तय किया था कि कुछ भी हो जाए कॉलेज समय से पहुंचूंगा। सुबह नहा धोकर मैं जल्दी तैयार हो गया और नाश्ता करने के बाद 8 बजे ही कॉलेज के लिए चल दिया। कॉलेज काफी ऊंचाई पर स्थित था, इसलिए 3 किलोमीटर का रास्ता तय करने में पूरा 1.5 घंटा लग जाता था। कॉलेज पहुंचते पहुंचते 9:30 बज गए थे। प्रेयर बेल बज चुकी थी और छात्र छात्राएं प्रेयर ग्राउंड पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। गेम्स टीचर ने सभी छात्र छात्राओं को अपने अपने क्लासों की लाइन में खड़े होने का आदेश दिया। क्लासों की पंक्ति के सामने उनके क्लास टीचर खड़े हुए थे। मैं फर्स्ट ईयर के क्लास के सामने खड़ा हुआ था। मैं क्लास की लाइन सीधी करा रहा था, तभी लाइन में खड़ी एक लड़की मुझे देखकर मुस्कुराई। मैंने आश्चर्य के साथ उस लड़की की ओर देखा। वह 16-17 साल की अल्हड़ किशोरी थी। लंबा छरहरा बदन, गोरा रंग, आकर्षक चेहरा, सलीके से कढ़े बाल और हिरन जैसी बड़ी बड़ी आंखें। जब वह हंस रही थी तो उसके गालों में डिंपल पड़ रहे थे। कॉलेज की चमचमाती यूनिफॉर्म पहने वह बेहद सुंदर लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आमंत्रण, अजीब सा खिंचाव था। उसकी मुस्कान ने मेरे दिल में अजीब सी हलचल मचा दी थी। अब वह रोज का नियम बन गया था। वह प्रार्थना के समय मुझे देखकर एक बार मुस्कुराती जरूर। उस एक पल की मुस्कान का अनिर्वचनीय आनंद उठाने के लिए मैं 3 किलोमीटर का वह चढ़ाई वाला पथरीला रास्ता 1 घंटे में ही पार कर जाता। कभी कभी मैं खाली चाय पीकर ही निकल पड़ता, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं प्रार्थना में विलंब से पहुंचा हूं। बिना किसी नागा के यह कर्म चलते हुए लगभग 2 महीने बीत चुके थे। अभी तक मैंने उस लड़की से कोई बात नहीं की थी, यहाँ तक कि मुझे उसका नाम भी पता नहीं था। परंतु न जाने क्यों मैं अपने अंदर उसके प्रति एक अनोखा सा आकर्षण, अनोखा सा लगाव महसूस करता। अब यह दुर्गम पहाड़ी
स्थान मुझे खुशनुमा और आकर्षक लगने लगा था। झरनों, घाटियों और वादियों में मुझे संगीत सुनाई देता, फूल मुस्कुराते से लगते और सुरमई सांझ भी मुझे आलोकित सी दिखाई देती। मन हर समय प्रफुल्लित रहता। लंबी छुट्टियों में तो मैं घर चला जाता, मगर रविवार या किसी अन्य उपलक्ष्य में होने वाली 1 या 2 दिन की छुट्टी काटे नहीं कटती। इच्छा होती कि जल्दी से छुट्टी का दिन बीते और कॉलेज खुले। कॉलेज में आए मुझे 4 महीने हो गए थे। यह 4 महीने कैसे गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन मध्य अवकाश में मैं कॉलेज ग्राउंड में कुर्सी पर अकेला बैठा हुआ कोई पुस्तक पढ़ रहा था। उसी समय 4-5 छात्राएं वहां आईं। उनमें वह लड़की भी थी। एक छात्रा उस लड़की की ओर इशारा करते हुए बोली, सर, सुजाता आपके लिए आलू के पराठे बनाकर लाई है। अब मुझे पता चला कि उसका नाम सुजाता था। मुझे चुप देखकर दूसरी छात्रा बोली, सर, पराठे खा जरूर लेना। जो बनाकर लाई है वह भी तो कुछ बोले, मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा। वह आंखें नीचे किए हुए खड़ी थी और अपने दाएं पैर के अंगूठे से ग्राउंड की मिट्टी को कुरेद रही थी। मैंने पराठे का टिफिन बॉक्स उससे लेकर अपने बैग में रख लिया। उसके बाद वह छात्राएं चली गई। जाते जाते उसने एक बार मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। मुझे ऐसा लगा मानो कहीं पास ही जल तरंग बज उठी हो। मेरा पूरा शरीर रोमांच से भर गया था। जनवरी का दूसरा सप्ताह आ गया था। कॉलेज में गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही थी। प्रिंसिपल साहब ने सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार कराने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। आखिरी 2 पीरियड में मैं कॉलेज सभागार में छात्र छात्राओं से सांस्कृतिक कार्यक्रम का रिहर्सल करवाता। इस बार हम लोगों ने गणतंत्र दिवस पर वृंदावन लाल वर्मा के लिखे नाटक मृगनयनी का मंचन करने का निर्णय लिया था। मृगनयनी की भूमिका के लिए मैंने सुजाता को चुना था। नाटक में भाग ले रहे छात्र छात्राएं इस नाटक को लेकर बड़े उत्साहित थे और रिहर्सल में बड़ी रुचि ले रहे थे। गणतंत्र दिवस समारोह उल्लासपूर्वक संपन्न हुआ था और इस अवसर पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सबने मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। गणतंत्र दिवस के अगले दिन का प्रधानाचार्य जी ने अवकाश घोषित कर दिया था। अवकाश के बाद जब कॉलेज खुला तो मैं नियत समय पर कॉलेज पहुंच गया, मगर आज सुजाता अपने क्लास की पंक्ति में नहीं थी। पूरे दिन मेरी निगाहें कॉलेज में हर जगह उसे ढूंढती रही, परंतु वह शायद आज कॉलेज नहीं आई थी। अब लगातार 3-4 दिन तक सुजाता नहीं आई तो मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने उसके क्लास की लड़कियों से उसके बारे में पूछा तो उसकी एक सहेली ने बताया कि सुजाता अब नहीं पढ़ेगी सर। उसके भाई ने उसे कॉलेज भेजने से मना कर दिया है और लड़कियों ने भी उसकी बात की पुष्टि कर दी थी। मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सुजाता पढ़ने में बहुत तेज थी, फिर उसके भाई ने अचानक कॉलेज भेजने से क्यों मना कर दिया, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। बाद में मुझे पता चला था कि सुजाता के भाई को मेरे और सुजाता के बारे में संदेह हो गया था, इसलिए उसने सुजाता को आगे पढ़ने से साफ इनकार कर दिया था। मैं सुजाता के भाई से मिला और सुजाता को कॉलेज भेजने को कहा, पर वह नहीं माना। मैंने उसे हर तरह से समझाने की भरपूर कोशिश की, मगर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। अब मेरा मन कॉलेज में नहीं लगता। एक अजीब सी बेचैनी मैं अपने अंदर महसूस करता। बार बार मेरी निगाहें कॉलेज गेट की ओर उठ जाती। पता नहीं क्यों मुझे लगता कि सुजाता अपना कॉलेज का बैग उठाए कॉलेज आ जाएगी। मुझे न कॉलेज में सुकून मिलता और न कमरे पर। मैं यह बात अच्छी तरह से समझ चुका था कि सुख की अनुभूति मन में है, किसी वस्तु में नहीं। अब मुझे झरनों, नदियों और घाटियों में न तो कोई संगीत सुनाई देता और न ही फूलों में मैं कोई खुशबू महसूस होती। वहां की नैसर्गिक सुंदरता में
अब मेरे लिए कोई आकर्षण नहीं रह गया था। धीरे धीरे मेरा मन वहां से उचट हो गया और मैं 2 माह का अवकाश लेकर अपने घर चला गया। फिर ग्रीष्म अवकाश में कॉलेज बंद हो गया। इस बीच भाग दौड़ करके मैंने अपना स्थानांतरण पड़ोस के जनपद में कॉलेज में करा लिया। इसी बीच मेरी शादी हो गई और मैं पूरी तरह से अपनी घर गृहस्थी में रम गया। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत खुश था। अगर सुजाता की एक धुंधली सी स्मृति दिल के किसी अज्ञात कोने में अब भी बसी हुई थी, और जब कभी उसकी स्मृति आंखों के सामने सजीव हो उठती, मन एक अजीब बेचैनी से भर जाता, दिल में एक हुक सी उठती, बस तेज झटके के साथ रुक गई। मेरे विचारों की तंद्रा भंग हुई और मैं अतीत से वर्तमान में लौट आया। बस के कंडक्टर ने आवाज लगाकर कहा, सर कॉलेज वाला मोड़ आ गया है। मैं बस से नीचे उतरा और कॉलेज की ओर चल दिया। मुझे कॉलेज पहुंचने में आधा घंटा लगा। जैसे ही मैं कॉलेज के मेन गेट से अंदर घुसा, मैंने देखा सामने सुजाता खड़ी थी। वही कॉलेज की चमचमाती यूनिफॉर्म, वही दबदब करता रूप और वही आमंत्रण भरी आंखें। इन 20 वर्षों में उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया था। हैरानी से मैं एकटक उसकी ओर देख रहा था। क्या हुआ सर, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? यह कहकर सुजाता खिलखिलाकर हंसी। पहाड़ की शांत वादियों में उसकी खनकती हुई हंसी दूर दूर तक गूंज गई। ऐसी कोई बात नहीं है, यह कहकर मैंने उसकी ओर बढ़ा, मगर वहां कोई नहीं था। सामने खड़ा देवदार का वृक्ष मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। मैं हतप्रभ सा रह गया था। तभी मुझे किसी के आने की पदचाप सुनाई दी। मैंने आवाज की दिशा में देखा। कॉलेज का पुराना कर्मचारी दानू चला आ रहा था। अरे साहब, आप इतने वर्षों बाद यहाँ? दानू ने मेरे पास आते हुए कहा। हाँ, मैं देहरादून एक सेमिनार में आया था, सोचा यहाँ कॉलेज में सबसे मिलता चलूं, मगर लगता है कॉलेज तो आज बंद है। हाँ साहब, आज यहाँ स्थानीय अवकाश है, इसलिए कॉलेज बंद है। मैं उससे कॉलेज के पुराने साथियों के बारे में पूछता रहा। मेरे समय के 1-2 शिक्षक ही अब कॉलेज में रह गए थे, बाकी या तो रिटायर हो गए या फिर स्थानांतरण करा के यहाँ से चले गए थे। सुजाता के बारे में नहीं पूछेंगे साहब? दानू ने मेरी ओर देखते हुए पूछा। मैं शांत खड़ा था। मुझे चुप देखकर दानू बोला, साहब आपके जाने के 3-4 महीने बाद सुजाता ने पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। लोग कहते हैं कि उसकी अतृप्त आत्मा यहीं घूमती रहती है। कई लोगों ने रात के अंधेरे में उसे कॉलेज के आसपास घूमते देखा है। सुजाता के बारे में जानकर मन का पोर पोर पीड़ा से भर उठा था। कुछ देर तक मैं वहीं सन्न सा खड़ा रहा। फिर दानू से विदा लेकर मैं वापस लौट पड़ा। रास्ते में मैं सोचने लगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिसे देखा था वह क्या था? सुजाता की अतृप्त आत्मा या मेरे मन में बसी हुई उसकी स्मृतियों की परिणति? मेरे मन का वहम या फिर मेरी आंखों का भ्रम? मैं कुछ निश्चय नहीं कर पाया था और बोझिल मन तथा थके हुए कदमों से बस की ओर चल दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी क्रम में लेकर आएंगे और भी रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानियाँ। कहानी यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कहानी सुनिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।